पहला रेशियो हम लोग का क्या, सॉल्वेंसी रेशियो, और दूसरा रेशियो है क्या, एक्टिविटी रेशियो। दो रेशियो बचा हुआ है। सॉल्वेंसी रेशियो बताने से पहले मैं एक्टिविटी रेशियो बता रहा हूँ। मंडे से कैश फ्लो बताओ भैया, इसका बना रहे हो ना वीडियो। हाँ, एक्टिविटी रेशियो क्या क्या होती है, एक्टिविटी रेशियो देख के बताइए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। पहले एक एक करते हैं, एक एक करके करते हैं। टर्नओवर मतलब क्या होता है सुमित? सेल्स, नेट सेल्स। लेकिन यहाँ पे हम नेट सेल्स नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात समझिए क्या रख रहे हैं हम लोग, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, स्टॉक कौन सी प्राइस पे होती है, मार्केट, कॉस्ट प्राइस पे। जब भी आप रिकॉर्ड करके रखते हैं कैसी प्राइस पे रिकॉर्ड करके रखते हैं, कितने हम खरीदें उसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं। और सेल्स कौन सी प्राइस पे होती है, सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस पे होती है। तो दो अलग अलग चीज़ों को अगर आप कंपेयर करो तो ये पॉसिबल तो है नहीं। इसीलिए टर्नओवर जब बोल रहा है तो आपका कितना स्टॉक आपके टर्नओवर में कन्वर्ट होता है। अगर ज़्यादा होता है तो ये अच्छी बात है, ये रेशियो जितना ज़्यादा आएगा उतना अच्छा है, जितना कम आएगा उतना बेकार है। आपका स्टॉक कितने बार, मान लो जैसे स्टॉक है आपका, ये आपके सामान पड़े हुए हैं, ये स्टॉक से मान लो एक गुड़ाकू का काम है आपका, ठीक है। स्टॉक्स पड़े हुए हैं 1 लाख के, ठीक है। अब ये 1 लाख के स्टॉक 12 लाख में बिके थे, सेल्स हुए थे, जिसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको 10 लाख रुपए पड़ी थी। तो अब आप बताइए क्या आपका 12 टाइम्स आएगा या 10 टाइम्स आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर? ज़्यादा बेटर कौन सा रेशियो है, 10 टाइम्स। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल कंपैरिजन है, 12 टाइम्स गलत कंपैरिजन है। पूछे कैसे? ये वाला 12 टाइम्स आ रहा था फॉर्मूला से, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री से, और ये वाला आ रहा था अपना COGS अपॉन इन्वेंट्री से। तो भाई आप जब इन्वेंट्री को रखते हैं, कॉस्ट प्राइस में है ना इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी किस में है, बेचे हुए सामान की कीमत। 12 लाख का सामान कितने में बनाया गया था, 10 लाख रुपए में बनाया गया था। तो जितने में बनाया गया है उसको आप ना लेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। भाई सीधी सी बात है, अगर मेरे पास में इन्वेंट्री है और उसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपनी सेल्स से, तो दो अलग अलग यूनिट एक साथ कंपेयर कैसे हो सकता है? एक तो मार्केट प्राइस पे, दूसरा कॉस्ट प्राइस पे। तो मेरे को अगर दोनों का कंपैरिजन निकालना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में रखना है, तो मेरे को दोनों का जो पीछे में, जैसे कि अगर कोई किलोमीटर में है और कोई स्क्वायर किलोमीटर में है या मीटर स्क्वायर में है, तो क्या वो कंपेयर हो सकता है? सिमिलरली अगर ऊपर आप पैसे की बात कर रहे हो और नीचे में आप डॉलर की बात कर रहे हो, सेंट की बात कर रहे हो, क्या आप कंपेयर कर सकते हो? नहीं। तब तक दो चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, जब तक वो सेम यूनिट की ना हो। ये फ्रैक्शन का प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं कि आपका कितना स्टॉक साल भर में आपका टर्नओवर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको निकालने के लिए आप नेट सेल्स नहीं रखेंगे, आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रखेंगे। आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं रखेंगे, आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, COGS को ही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है, और यही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। मतलब आपको यहाँ पे नेट सेल्स और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है इसका, बुक में देखिए। क्या COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इंटू, नहीं, COGS अपॉन इन्वेंट्री लिखा है कि नहीं? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री क्यों लेते हैं वो भी समझाऊंगा। पहले तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, क्या हम सही हैं या गलत हैं। देखिए मतलब हम सही हैं, बिल्कुल सही हैं। क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए ध्यान से, अब साल भर में आपका कितना स्टॉक बना रहा, तो ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से बात की जाए तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और सामान का आना जाना, सेल्स जो हो रहा है वो क्या कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक ले लूँगा तो क्लोजिंग बुरा मान जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ले लूँगा तो
ओपनिंग स्टॉक बुरा मान जाएगा। तो साल भर में ऑन एन एवरेज मैं कितने का स्टॉक बना के रखता हूँ, इसको अपन निकाल लेंगे किससे, एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दोनों खुश और कोई बुरा नहीं माना। तो क्या फॉर्मूला बन गया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज, INVENTORIES, माय मिस्टेक, इन्वेंट्रीज। तो ये आपका बन गया क्या फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। अब मान लीजिए इसके दो ऑप्शंस, दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बेसिस पे इसको समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब अपने पास में स्टॉक था एक कंपनी में, केस 1 है, स्टॉक है अपने पास 1 लाख रुपए का और अपन को COGS दिया हुआ है 5 लाख रुपए का, और यहाँ पे स्टॉक था 2 लाख रुपए का और COGS दिया हुआ है 9 लाख रुपए का। ये सिचुएशन 1 थी। अब सिचुएशन 2 थी, जब आप 1 लाख का माल रख के साल भर में 5 लाख का सामान बेचते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही है। अब हालांकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है, बेचते ही हैं, बेचे हुए सामान की कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी, तो कंपैरिजन में कॉस्ट रखना पड़ता है। पर रेशियो तो क्या निकल रहा है कि 1 लाख का सामान रख के साल भर में कितना बेचते हैं, 5 लाख का, और यहाँ 2 लाख का सामान रख के कितने का बेचते हैं, 9 लाख का बेचते हैं। तो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को मैं ITR लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका कितना बन गया, 5 लाख COGS अपॉन, अच्छा स्टॉक था आपका, ये एवरेज इन्वेंट्री बोल रहा हूँ ना मैं, एवरेज स्टॉक है, ये एवरेज स्टॉक है, अपॉन 1 लाख, तो कितना ये आ गया ये। अब ये रेशियो टाइम्स में निकल रहा है, टाइम्स में ही दिया ना, देखिए इतना गुना, 5 गुना, ऐसे ही तो बोलोगे ना, आपके स्टॉक का 5 गुना लगभग COGS बन रहा है 5 टाइम्स। और यहाँ पे कितना बन रहा है, निकालिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, 9 लाख अपॉन 2 लाख, दैट इज इक्वल टू 4.5 टाइम्स। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, क्या पहले आप कंपैरिजन कर पा रहे थे बिना ITR के, मान लीजिए ITR को हम छुपा दें तो सिर्फ ये अमाउंट है, क्या आप बता पा रहे थे क्या कौन सा बेटर है। अगर बता भी पा रहे थे तो दिमाग में यही ITR कर रहे थे आप, और यही ITR करने के बाद आप बता रहे थे कि ज़्यादा बेटर कौन सा है, सिचुएशन 1 या 2, सिचुएशन 1 जहाँ पे आप कम स्टॉक रख के ज़्यादा टाइम्स इन्वेंट्री का टर्नओवर में जनरेट कर पा रहे हैं। लेकिन सेकंड सिचुएशन में ज़्यादा इन्वेंट्री रख के कंपेरेटिवली टू सिचुएशन 1 कम का रिवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर पा रहे हैं। तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा एफिशिएंट हुई अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने में, सिचुएशन 1। यूज़ समझ में आया क्या होता है यूज़ अच्छे से, जितना ज़्यादा ये रेशियो आएगा उतने ही इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली आपने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लिया है, ये था। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कि अगर आपको ये पता करना हो कि आपका स्टॉक कितने दिन के अंदर में खाली हो जाता है, फिर माल ला के भरना पड़ता है, वो भी आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आया, 5 टाइम्स आया मान लीजिए, तो मैं क्या करूँगा सुमित, 12 महीना या फिर दिन में निकालना है तो 365 डेज अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर दूंगा, तो कितने दिन के अंदर में मेरे को वापस से स्टॉक खाली हो जाता है और फिर से भरना पड़ता है, ये निकल जाएगा। जैसे कि अगर मैं 12/5 कर दूं तो कितना होता है, डिवाइड कीजिए, 2.5, 2.4, हाँ 2.4, तो 2.4 मंथ्स के अंदर में, मतलब 2.5 महीना, ऑलमोस्ट 2 महीना 12 दिन 15 दिन जो भी आ रहा है ना, तो ये इतने दिन के अंदर में आपका स्टॉक खाली हो जाता है। तो हर 2 महीना 12 दिन 15 दिन में आपका पूरा 1 लाख का सामान बिक जाता है, फिर 1 लाख का सामान आ जाता है। अब ऐसा भी होता है कई बार रियलिटी में, पूरा 1 का तो नहीं बिकता, पर हाँ 40-50 का बिक गया, फिर लाते गए फिर जाते गए। पर ये बात कर रहा है क्या कि मान लो पूरा 1 लाख का स्टॉक आप बेच दिए, फिर उसके बाद आप मंगाते हैं, तो हालांकि फिर भी हमको ये तो पता चल ही रहा है ना कि कितने दिन के अंदर ऑन एन एवरेज हमारे स्टॉक खाली हो जाएगा। अगर हम आज से बेचना शुरू करें, अगर
अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है और अगर हमारा एक साल 12 महीने का है, एक साल हमारा क्या सभी का 12 महीने का होता है, तो 12 महीने का है, तो ऑन एन एवरेज कितने दिन के अंदर में हमारा स्टॉक खाली हो जाएगा? तो 2 महीना 12 दिन 15 दिन के अंदर में हमारा स्टॉक खाली हो जाएगा। फिर से हमको 1 लाख का माल भरना पड़ेगा। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नहीं। अब ये स्टॉक को भरने की बात हो गई ना, देखिए क्या नाम लिखा है, स्टॉक क्लियरेंस पीरियड, इस टाइप का कुछ लिखा होगा। नहीं दिया तो फिर मैं एक्स्ट्रा में बता दिया हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको अपन स्टॉक क्लियरेंस पीरियड बोलेंगे। नहीं दिया कोई बात नहीं, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्टॉक क्लियरेंस पीरियड। यहाँ पे स्टॉक क्लियरेंस पीरियड देखिए कितने दिन के अंदर आ रहा है? 2 महीना 15 दिन के अंदर फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे निकालिए, चलिए 12 महीना डिवाइड बाय 4.5 कीजिए, इसका देखिए कितने दिन में आ रहा है? 120 देखिए निकालिए, 2.6, मतलब इसमें ज़्यादा दिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, स्टॉक ज़्यादा है और बेच कम रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिन में स्टॉक खाली होगा। ये तो होना ही था। ये समझ में आया ना? अब ये व्यापारी लोग यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड में। अब वो ये नाम तो नहीं जानते होंगे कि उसको स्टॉक क्लियरेंस पीरियड बोल रहे हैं, उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल रहे हैं, पर जितने भी कच्चे चिट्ठा में जो काम चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप व्यापार बिहार में बैठा है, यहाँ बैठा, वो आदमी क्या कर रहा है? ये सबको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहा है, ये सारी फॉर्मूलेस को। समझ आया? एक्टिविटी है उसकी, डे टू डे एक्टिविटी चलाने का। मेरा स्टॉक कितना खाली पड़ा है, इससे पता चलता है कितना मेरा स्टॉक आइडल पड़ा है, जो बेकार है, जो यूज़ नहीं हो रहा है। मैं 1 लाख का सामान मंगाया था, इसमें से कौन सा वाला स्टॉक है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब 2.4 मंथ निकलने के बाद ये पता चल जाता है सुमित, जैसे कि मान ले मेरे पास है, मेरा रासरी और गुड़ाकू ये सब का दुकान था, तो मान ले गुड़ाकू सब निकल जा रहा है, रासरी सब निकल जा रहा है, पर एक पान पराग था जो ना बहुत दिन से पड़ा था, सड़ रहा था, वो 2 महीना, मतलब ये 2 महीना 10 दिन 12 दिन के अंदर नहीं खाली हो रहा है। तो मेरे एवरेज डेट से स्टॉक क्लियरेंस का एवरेज क्लियरेंस पीरियड आ गया मेरा। ये स्टॉक क्लियरेंस को हम और क्या बोल सकते हैं? एवरेज। कि ऑन एन एवरेज आपका भैया हर एक गुड्स जो 1 लाख तक का पड़ा है वो कितने दिन के अंदर खाली हो जाना चाहिए? लगभग 2.5, मतलब 2 महीना 15 दिन, या मान ले और मैं दिन देख लिए, 2-5 दिन और देख लिया, 2 महीना 20 दिन 25 दिन के अंदर में भी अगर खाली नहीं होता है, मतलब कि वो मेरा माल नहीं बिक रहा है ढंग से, उसको मेरे को रिप्लेस करके कुछ ऐसे माल को रखने की ज़रूरत है जो इस पीरियड के अंदर अंदर बिक जाए। पहले बिक जाए तो और अच्छी बात है, पर इस महीने के अंदर अंदर बिक जाए, ऐसे गुड से उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। वो मेरे स्टॉक की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा है, मेरे टर्नओवर को ब्लॉक करके रखा है। ये निकालने के लिए यूज़ करते हैं इसको। क्लैरिटी के साथ समझ में आया एकदम अच्छे से? दूसरा रेशियो देखिए, आज तो बता रहे हैं ना, जलवा हो जाएगा आज तो पूरा, ऐसे ही तरीके से क्या है क्यों है सब बता देंगे। दूसरा रेशियो देखिए, बहुत तरीके से खुन्नस, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल मतलब सुमित बताएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स है या लायबिलिटीज है? एसेट्स है। कैसे एसेट्स हैं सुमित? करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता है? बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स, RECEIVABLE, बिल रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? ट्रेड रिसीवेबल। जिनसे पैसा ले ही, पैसा लेना है जिनसे, रिसीवेबल, पैसा ला लेबो, पैसा ले ही, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब पैसा देने को बचा है, हमन पैसा ला देबो दिही,
तो दीही से बन गया पेबल, लीही रिसीवेबल, दीही पेबल। नहीं, वो मैं अपने तरीके से ऐसा याद रखूँगा, आप अपना तरीका बना सकते हैं। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये क्या बताएगा आपको? तो भाई देखिए आपको पैसा रिसीव करने का है, ये मतलब आपने उधारी बेचा होगा, तो फिर आप ऊपर में क्या रखोगे? कैसा सेल रखोगे? कैश सेल या अब नेट क्रेडिट सेल क्यों लिखा? क्योंकि कैश सेल में सेल्स रिटर्न का चोचला नहीं होता, पर उधारी बेचे हो तो भैया रिटर्न इनवर्ट तो आपको लेना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न। तो नेट क्रेडिट सेल कैसे निकलता है स्तुति? क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, या इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड अपॉन, अब यहाँ क्या लें? क्या हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ले लें सांभवी? क्या हम क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ले लें? तो हम क्या करते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को शॉर्ट फॉर्म में टीआर नाम से भी जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआर। ठीक है। अब नेट क्रेडिट सेल अपॉन, ये क्या था हमारा स्तुति? एवरेज, बोल एवरेज। अच्छा एवरेज क्यों निकालते हैं स्तुति? क्योंकि ये एक स्टॉक है, कोई भी बैलेंस शीट का टर्म स्टॉक होता है, क्योंकि बैलेंस शीट खुद स्टॉक है, पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है, तो उसमें आने वाला डेटर भी स्टॉक है। आज कुछ और था, कल कुछ पैसा दे दिया तो कल कुछ और है। ओपनिंग डेट पे अलग डेटर था, क्लोजिंग। अब ओपनिंग और क्लोजिंग ही क्यों लेते हैं? क्योंकि संभवी हमको साल के बीच का बैलेंस शीट नहीं बनाता है ना, हम जो पिछले साल बनाया था क्लोजिंग, वो इस साल को ओपनिंग हो जाता है, और जो इस साल के एंड बनाऊंगा वो इस साल का क्लोजिंग हो जाएगा। तो हमारे पास तो अवेलेबल दो ही प्रकार के बैलेंस शीट में डेटर्स अवेलेबल हैं, ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स। और बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया? ट्रेड रिसीवेबल। तो इसीलिए हम ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 अप्रैल वाला और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च वाला को उठा के डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, तो आ जाता है क्या? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को हम क्या करेंगे? नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा निकल जाएगा क्या? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ये समझ में आया? अब इसमें भी एक है एवरेज रिसीवेबल पीरियड। क्या है? एवरेज रिसीवेबल पीरियड। इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े भयानक हैं, मतलब आपको डर लग सकता है एक्स वाले क्वेश्चंस बनेंगे, बाकी चीज़ें बनेंगी, है ना। तो इसके क्वेश्चंस भी आज मैं करा दूंगा। आज एक ही रेशियो कंप्लीट करते हैं, 4 बता के इसके न्यूमेरिकल्स करा के इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। हाँ, अभी हमारे पास आधा घंटा है। तो एवरेज रिसीवेबल पीरियड क्या होता है हमारा? तो देखिए फिर वही 12 महीना या 365 दिन, अगर डेज में निकालना है तो मतलब डेज लिख दें अपॉन, हाँ वही। अब भाई एवरेज रिसीवेबल पीरियड, कितने दिन के अंदर पैसा आपको रिसीव होगा ऑन एन एवरेज। आपके डेटर्स आपको कितने दिन के अंदर कैश ला के देते हैं। रुको जरा, सब्र करो, हौले हौले अभी उदाहरण लेंगे, काहे चिंता करते हो, पहले इतना तो सुनो। तो 12 महीना और 365 दिन अपॉन क्या रख देंगे? टीआर। कई बार मन में इसको टुरू लव आ जाता है सुन करके। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ये, और डेटर से तो फिर लव हो ही जाएगा। डेटर को दिन में 4 बार याद नहीं करे तो कैसे काम चलेगा? भैया पैसा दे दो, है ना। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हम तो इनको याद तो करवे करेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बेटा जा, तो चारा डाला, जाना चारा डाला बाहर, चारा डाला ना बेटा। तो ये हमारा एवरेज। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं। चलिए मान लीजिए आपका क्रेडिट सेल था 12 लाख रुपए का, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपके पास ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल था 2 लाख रुपए का। कितने का था? और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका था 4 लाख रुपए का। कितने का था? तो कितना हो गया? 6 लाख अपॉन 2। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया सुमित? 3 लाख रुपए आ गया। अब उसको आप क्या करो? डिवाइड कर दो। तो आपका उधारी बेचे हो आप 12 लाख का, ऑन एन एवरेज आपके डेटर बने रहे 3 लाख के, तो कितना आ गया आपका?
4 टाइम्स क्या आ गया, 4 टाइम्स क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया। अब 12 महीना अपॉन टीआर कितना था 4 टाइम्स, जब आप कैंसिल करें तो आपको क्या पता चल गया कि हर 3 महीने के अंदर में आपका डेटर आपको पैसा दे के जाता है। अगर इससे लेट कर रहा है इसका मतलब वो आपके रेशियो को बिगाड़ रहा है, वो बैड डेटर है, गुड डेटर नहीं है। उसको आगे माल उधारी मत बेचो, टाइमली पैसा नहीं दे के जा रहा है, आपके रेशियो गिरा रहा है। तो ये रेशियो हमको बताने का ही काम करता है एवरेज रिसीवेबल पीरियड के कितने दिन के अंदर हमारे डेटर से हमको पैसा मिल जाता है, रिसीव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अपन, जैसे अभी टीआर देखे ना, वैसे ही अब अपन देखते हैं टीपीटीआर। क्या देखते हैं, टीपीटीआर, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। हाँ वो भी बताएंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा हमारा, जैसे वो नेट क्रेडिट सेल से निकलता था, ये कैसे निकलेगा, नेट क्रेडिट परचेज। वो कैसे निकलता था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, तो ये कैसे निकलेगा, एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता था आकांक्षा, ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलता था, बिल रिसीवेबल प्लस डेटर्स। तो ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू ट्रेड पेबल। अब ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बन जाएगा क्या आपका, एवरेज ट्रेड पेबल। अब मान लीजिए आपको उधारी आपको खरीदी करे थे आपने 5 लाख रुपया की, और एवरेज ट्रेड पेबल जो आपका बना हुआ था साल भर में पैसा देना, अब मान लीजिए क्लोजिंग ट्रेड पेबल आपका बना हुआ था 3 लाख रुपए का, ओपनिंग ट्रेड पेबल आपका बना हुआ था कितने का कर दें, चलो 1 लाख का कर देते हैं, नहीं 1.5 लाख का कर देते हैं, इसको 1.5 लाख का कर देते हैं क्लोजिंग ट्रेड पेबल, और ओपनिंग ट्रेड पेबल बना था 0.5 लाख का, मतलब 50,000 का। तो एवरेज ट्रेड पेबल कितना आ गया, 1.5 लाख प्लस 0.5 लाख अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 लाख का आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। तो जब आप कैंसिल करें तो आपका टीपीटीआर कितना आ गया, 5 टाइम्स। अब इसमें भी क्या आ जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड था ऊपर वाला, उसमें क्या पेबल लिख देते क्या, हाँ रिसीवेबल लिख देते। रिसीवेबल को अपन और किस नाम से जानते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं, जो कर्ज हम कलेक्ट कर रहे हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, एवरेज पेबल। पेबल पैसा देना है ना, हाँ, या सबमिशन, कितने दिन के अंदर हम पैसा दे के आते हैं। तो 12 महीना अपॉन 5 महीना, फिर वो कितना आ जाएगा, 2.4 मंथ्स। तो अगर हम इससे ज़्यादा डिले करते हैं तो हो सकता है वो हम पे इंटरेस्ट लगाए। तो हमको अपनी मार्केट में क्रेडिटिबिलिटी अगर बना के रखनी है तो ये रेशियो को भी, एवरेज पेबल पीरियड को भी कम से कम रखना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा है, जितना ज़्यादा आएगा ये रेशियो, तीनों ही रेशियो जितना ज़्यादा आएगा उतनी अच्छी एफिशिएंसी। जितना ज़्यादा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आएगा उतना ही कम समय के अंदर में आप रिपीटेड टाइम में पेमेंट करते होंगे, उतनी अच्छी क्रेडिटिबिलिटी है। समझ रहे हैं, पेबल पीरियड और रिसीवेबल पीरियड और स्टॉक क्लियरेंस पीरियड कम समय का है ताकि फ्रीक्वेंसीज बढ़े, पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ज़्यादा से ज़्यादा है ताकि ये पीरियड जो है वो कम से कम आ सके। वो ज़्यादा से ज़्यादा है और पीरियड कम से कम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं समझ पाए? अरे जैसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 10 आया, मान ले यही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो 10 आया, तो कितने महीने के अंदर तू पैसा दे देता है, एवरेज पेबल पीरियड 1.2 मंथ के अंदर। अब तू बता, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जब दुगना आया तो तेरा महीना क्या हो गया पे करने का, आधा हो गया। तो ये अच्छी बात है कि नहीं इस सिचुएशन 2,
मान ली सिचुएशन 1 ये है, तो कितने दिन के अंदर पैसा दे रहा है? इसमें तो 2.1 2 महीना। उसमें 1.2 हाँ, उसमें 1.2, तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी कहाँ बनेगी? वहाँ बिक्री भी ज़्यादा, उधारी भी ज़्यादा है और ज़्यादा बेच भी रहा है, रोलिंग भी हो रही। व्यापारी से ज़्यादा अच्छे टर्म्स बनेंगे, ज़्यादा उधार ले पाएगा, ज़्यादा अमाउंट का उधार ले पाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या हुआ कि जब तेरा रेशियो, अब देख यहाँ TPTR कितना आया था 5 टाइम्स, वहाँ कितना आया 10 टाइम्स। तो ज़्यादा बेटर कब हुआ? जब TPTR जितना ज़्यादा है उतना अच्छा, और एवरेज पेबल पीरियड, कलेक्शन पीरियड वाले क्या है? कम है। वो ज़्यादा आएगा तो ये स्वाभाविक बात है कम आएगा। अब समझाओ? क्लियर अच्छे से? 2 रेशियोज और क्या बच गया देखिए नाम। एक प्रोप्राइटरी रेशियो का कुछ यही है क्या? देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो यहाँ नहीं होगा, वो डेप वो उधर होगा। डेप टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो यहाँ नहीं होगा। हाँ निकालिए। क्या लिखा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब क्या कि आपका वर्किंग कैपिटल कितना आपके सेल्स को जनरेट करके देता है। अब यहाँ पे ना अपन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखेंगे, ना अपन यहाँ पे क्रेडिट सेल रखेंगे, ना यहाँ पे अपन क्रेडिट परचेस, कुछ नहीं। अब अपन को यहाँ पे क्या रखना है? बस सेल्स। कैसा सेल्स रखना है? सेल्स। अगर कहीं पे मान लो आपको सेल्स नहीं दिया है तो आप इसमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। हाँ, और जहाँ सेल दिया है वहाँ प्रिफर करेंगे क्या रखना? सेल्स रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि कितना आपका वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करेंट एसेट्स माइनस, अब मान लीजिए बैलेंस शीट है, पुराने फॉर्मेट से बता रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। एसेट्स, ये करेंट एसेट्स है आपके 10 लाख के और करेंट लायबिलिटीज है आपकी 6 लाख की। तो आपको क्या दर्शाता है कि 6 लाख, अगर सारे करेंट एसेट्स अभी पूरे करेंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए ख़त्म भी हो जाएं तो कितने के करेंट एसेट्स बचेंगे? 4 लाख के। वो मेरे को डे टू डे एक्सपेंसेस को चलाने के लिए बिजनेस के रखा हुआ मेरे बिजनेस में क्या है? एक प्रकार का कैपिटल है, एक ऐसा कैपिटल जो मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए काफ़ी है मेरे पास में। ऐसा करेंट एसेट जो करेंट लायबिलिटीज़ के ऊपर है और वो पैसा मैं अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ करूँगा। ऐसे कैपिटल को मैं क्या कहूँगा? वर्किंग कैपिटल कहूँगा। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। 10 लाख माइनस 6 लाख तो कितना आ गया? 4 लाख। ये ऐसा 4 लाख पैसा है जो मेरे बिजनेस के डेली लेबर, डेली इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेली प्रोडक्शन में लगने वाले वेरिएबल फैक्टर्स में लगने वाले खर्चे में यूज़ में मैं लूँगा। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे क्या? वर्किंग कैपिटल। तो यही वर्किंग कैपिटल जो 4 लाख है, यही मेरे को क्या जनरेट करके देगा? इसी वर्किंग कैपिटल से मैं स्टॉक खरीदूंगा, इसी वर्किंग कैपिटल से मैं लेबर को पेमेंट दूंगा, बिजली का बिल भरूंगा, इसी वर्किंग कैपिटल का यूज़ करके मैं क्या जनरेट करूंगा? बिक्री, सेल जनरेट करूंगा। जैसे कि आपके दुकान में पापा लोगों ने बिल्डिंग तो खरीद ली, सब कुछ हो गया, फिक्स्ड एसेट्स लग गया। अब उस दुकान में सामान भरेंगे, लेबर लगाएंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट देंगे, वो सब क्या है? कहाँ से लाएंगे वो सब के लिए पैसा? वेरिएबल फैक्टर्स के लिए, वर्किंग कैपिटल से। इस वर्क और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वर्किंग कैपिटल। एक ऐसा कैपिटल जो बिजनेस को चलाने के लिए लगने वाला वेरिएबल फैक्टर पे लगने वाला खर्चा, वर्किंग करने वाला कैपिटल। ठीक है, ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन को चलाने के लिए लगने वाला कैपिटल। अब उस 4 लाख से अगर मान लो आपके पापा कपड़े का दुकान है फॉर एग्जांपल, और उस 4 लाख से कपड़े भर के, स्टॉक भर के वो 40 लाख का सेल जनरेट कर देते हैं साल भर में, तो यहाँ पे ऊपर में इसलिए क्या रख रहा हूँ? नेट सेल्स रख रहा हूँ, या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? REVENUE, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, अगर ये ना मिले तो आप क्या रख सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
जिसको अपन और किस नाम से जानते हैं, COGS भी रख सकते हैं, पर वो तब रखेंगे जब ये ना दिया हो क्वेश्चन में, COGS दे दिया हो मतलब और सेल्स ना दिया हो, तब COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल बनाए, तब भी ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखना। तो आपका क्या बन गया, अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, अब ये आपका आ गया वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि कितना आपका वर्किंग कैपिटल है जो आपके बिजनेस में टर्नओवर जनरेट करके देता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 40 लाख अपॉन 4 लाख। ठीक, अब अगर अपन को इसको परसेंटेज में निकालना है तब ये कॉस्ट वाला फॉर्मूला रखेंगे। देखिए परसेंटेज तभी बनेगा जब दो सेम यूनिट हो, वर्किंग कैपिटल भी आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपकी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। तो जब आपको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखेंगे ना तो इंटू 100 करना पड़ेगा जब आप परसेंटेज में निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो को, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रखेंगे। और लेकिन अगर आपको ये टाइम्स में निकालना है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो COGS रखेंगे, अगर नहीं दिया हुआ नेट सेल और टाइम्स में ही निकालना है तो फिर तो भैया कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी याद रखने के लिए क्या, क्लियरेंस के लिए याद रखेंगे, जब परसेंटेज में निकालना है तो कोशिश करो COGS रहे, जब टाइम्स में निकालना है तो नेट सेल्स रहे। तो फॉर्मूला क्या हो गया, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल टाइम्स में निकालने के लिए। तो कितना टाइम्स आ गया भाई, 10 गुना 10 टाइम्स, और यहाँ पे कितना आ जाता 1000%, नहीं 1000 आता क्या, देखो तो 40 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100, हाँ 1000% मतलब 10 गुना। 1000% कोई ग्रोथ करा है मतलब कितना ग्रोथ करा है, 10 गुना ग्रोथ करा है। समझ गए, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्लियर है। आखिरी आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोले रहेगा आपको फाइंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इन परसेंटेज या इन टाइम्स, और नहीं बोला है तो फिर आप अपने से निकाल दो, फिर जो टर्म्स दिए हैं उसको देख के निकाल लो। अब मान लो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बोला और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, तो फिर तो भैया परसेंटेज में निकाल के छोड़ के आओ। आखिरी रेशियो क्या है इसका, ठीक है हाँ, इसको अब इसके आगे का अभी आप लोग बनाइए, जहाँ डाउट जाता है फिर वो बताते हैं।